हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन, टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर। साथ साथ में जो मेन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम प्रोसीजर्स ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो सबसे पहले यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम यूरिथ्रा के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही कैथेटर, इसको इंसर्ट किया जाता है। और ये इसका जो टारगेट पॉइंट होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को इवैक्यूएट कराने के लिए जिस भी प्रोसीजर को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन प्रोसीजर। तो मेरे हाथ में अभी ये कैथेटर है, इसको इंसर्ट किया जाता है। पर्पज क्या क्या है यूरिनरी कैथेटर के? मेन पर्पज है यूरिन को इवैक्यूएट कराना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेराइल यूरिन को सैंपल कलेक्ट करना हो तभी भी हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अनदर पर्पज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी एक पर्पज है यूरिनरी कैथेटराइजेशन का। उसके बाद हमारे पास जो एक कैथेटर है उसका टाइप है इनड्वेलिंग कैथेटर, जो हम लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि कैथेटर के पार्ट कौन कौन से हैं। तो इस पार्ट में आपको यहाँ पे दो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस पोर्ट, जो ये पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट, जिस पे भी मार्किंग भी लिखी है। तो ये लिखा है 16 फ्रेंच लिखा है। 16 फ्रेंच मतलब इसका साइज है, जो इसका डायमीटर है, इस कैथेटर का डायमीटर है वो 16 फ्रेंच का है। साथ में लिखा है 30 टू 50 ml भी इस पे लिखा हुआ है। तो जो ये 30 टू 40 ml लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो फ्लूइड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है इस बलून में, वो 30 टू 50 ml तक होल्ड करने की कैपेबिलिटी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इतने ज़्यादा अमाउंट तक ये होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट पोर्ट है बलून पोर्ट। ये बलून पोर्ट क्यों बोलते हैं वो हम प्रोसीजर के टाइम पे पता चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बलून पोर्ट, जिसमें हम सिरिंज अटैच कर सकते हैं। जो व्हाइट कलर का बल्ब है तो इससे हम सिरिंज को अटैच करते हैं। साथ में एक बना है वाई पोर्ट। तो ये वाई नेक रीजन एरिया है, यहाँ तक हम इस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं क्लाइंट के यूरिथ्रा में। ठीक है, तो ये वाई पोर्ट आप ध्यान में रखेंगे। साथ में जो ये कंप्लीट लॉन्ग ट्यूब्स है, इसके साथ में इसके एंड में इस पॉइंट को बोलते हैं हम कैथेटर टिप, जिसमें कुछ ओपनिंग बनी हुई है। इस ओपनिंग के थ्रू ही यूरिन बाहर की तरफ को एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसी पोर्ट के साथ में आता है और आउट हो जाता है बाहर की तरफ को। तो ये पोर्ट बना है। साथ में इसमें ही कुछ एक बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, स्वेलिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये एक बलून है, इसमें जब हम इन्फ्लेट करेंगे तब आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। लेकिन अभी ये समझ लो आप कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर, जो बल्ज स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बलून। क्लियर है? तो ये थे पार्ट्स ऑफ कैथेटर। अब हम डिस्कस करते हैं साइज कितने कितने होते हैं। फ्रेंच टू 26 फ्रेंच तक के साइज देखने के लिए मिलते हैं। जो जनरली अडल्ट में यूज करते हैं हम, वो 12 टू 18 फ्रेंच तक का कैथेटर हम यूज कर सकते हैं। जितना साइज बढ़ता चला जाएगा उतना ही कैथेटर का डायमीटर बढ़ता चला जाता है। इन्फेंट के लिए हम 5 टू 8 फ्रेंच का यूज करते हैं और चिल्ड्रन के लिए 8 टू 12 फ्रेंच तक का हम कैथेटर को यूज करते हैं। तो ये साइज के बाद एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसमें हम कैथेटर को इंसर्ट करने का प्रोसीजर सीखेंगे। तो एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है इस यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक कैथेटर के साथ में, ब्लैडर के साथ में एक यूरिथ्रा अटैच है। तो यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड के कांटेक्ट में होता है उसे बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। एक होता है मेम्ब्रेनियस पोर्शन, जो किसी भी एरिया से कवर नहीं होता। तो एक मेम्ब्रेन, जनरली सिंपल एक सीथ होती है, मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर होता है, उसे मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा बोलते हैं। स्पंजी यूरिथ्रा स्पंजी स्ट्रक्चर से कवर होता है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट यूरिथ्रा के जनरली होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोसीजर्स ऑफ कैथेटराइजेशन। तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमें ये एश्योर कर लेना चाहिए कि हमने स्टेरिलिटी मेंटेन की हो, क्योंकि ये एक स्टेराइल टेक्निक से यूज होने वाला एक प्रोसीजर है। तो हम इसकी जब क्लीनिंग की बात करते हैं तो क्लीनिंग हमें करनी होती है सेंट्रल टू पेरिफेरी एरिया की तरफ हो। और जो भी हम क्लीन सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हुए जाते हैं पेनिस को, और पेनिस के थ्रू होते हुए स्क्रोटल एरिया की तरफ को जब हम जाते हैं तो हमें क्लीन करना होता है क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन या फिर बिटाडिन सॉल्यूशन से हमें क्लीनिंग करनी होती है।
इसके बाद जब भी हम इस कैथेटर को इंसर्ट करें तो हमें एश्योर कर लेना चाहिए कि कैथेटर को इंसर्ट करते टाइम इसको हमें लिग्नोकेन 2% लिग्नोकेन, ये हमने दिखाया आपको भी, 2% लिग्नोकेन से हमें इसे लुब्रिकेट करना होता है। तो हमें जेली को ले लेना है अपने अनदर हैंड पे, और अनदर हैंड पे लेने के बाद इसको पूरी तरह से लुब्रिकेट कर लेना है। ये जब एश्योर हो जाएगी पूरी तरह से लुब्रिकेट हो गया है, लुब्रिकेट करने के बाद हम क्लाइंट की पेनिस को इरेक्ट करते हैं, और इरेक्ट करने के बाद में अब इस कैथेटर के टिप से हम इसको इंसर्ट करते हैं। क्लाइंट को एजुकेट कर देना है कि हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, और इसे सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट इंसर्ट करते हुए हम जाते हैं। क्लियर है? ध्यान ये रखना है कि जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हमें कहीं पर भी फील होगा वहीं पे हमें रुक जाना है, फोर्सफुली हमें इसको इंसर्ट नहीं करना। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो भी ओल्ड क्लाइंट होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नैरो हो जाता है इस प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का साइज, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखो कि ओल्ड एज क्लाइंट के साथ में 2 यूरिथ्रा हैं जिसको कवर किया गया है बाकी अदर ऑर्गन के द्वारा, प्रोस्टेटिक और स्पंजी यूरिथ्रा, लेकिन मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा को कवर नहीं किया गया किसी पोर्शन के द्वारा। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को फोर्सफुली तो चांसेस होते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के रप्चर होने के, क्योंकि इसको किसी भी ऑर्गन्स के द्वारा या मसल्स के द्वारा कवर नहीं किया गया, तो इसके ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें लुब्रिकेट अच्छे से करना है, और क्लाइंट को हम एजुकेट करते रहना है कि कभी भी आपको ज्यादा पेन फील हो तो हमें बताना है आपको, और ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी फील हो तो हमें वहां पे फोर्सफुली इंसर्ट इसको नहीं करना। तो इंस्ट्रक्शन यही है इंसर्शन के टाइम। तो हमें जनरली रोटेटिंग मैनर में इसको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करता टाइम कितना इंसर्ट करना है तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें इसको इंसर्ट करना है जो भी कैथेटर का वाई नेक पोर्शन है, ये वाई नेक पोर्शन जो भी दिखाई दे रहा है यहां तक हमें इसको पूरी तरह से इंसर्ट कर देना है, क्योंकि अभी यहाँ पे एनाटॉमिकल ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी छोटी है तो इसलिए इंसर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरह से यहां तक इसको इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के बाद जनरली हम ऐसा देखा जाता है कि जो भी ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल्ड होता है तो उससे यूरिन बाहर की तरफ को इवैक्यूएट होने लग जाता है। अगर यूरिन इसके थ्रू बाहर की तरफ को आ रहा है, स्पोर्ट के थ्रू, यूरिन ड्रेनेज ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में हमारा कैथेटर गया है। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो चांसेस होंगे कैथेटर के बाहर की तरफ को निकलने के लिए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास में सिरिंज है 10 ml सिरिंज, और इस 10 ml सिरिंज में हमने फ्लूइड लिया है, और फ्लूइड कौन सा लिया है, डिस्टल वाटर। ध्यान रखना है कि डिस्टल वाटर ही लेना है, नॉर्मल सलाइन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हमें लेना है डिस्टल वाटर। अब डिस्टल वाटर कितना ले सकते हैं, अब इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई थी जिसके लिए हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम अभी बात करेंगे। तो ये 30 to 50 ml की रेंज बताई गई कि कितना फ्लूइड आप ले सकते हो, लेकिन जो हमें फ्लूइड लेना है वो जनरली 10 to 15 ml हम फ्लूइड लेंगे, डिस्टल वाटर लेंगे। तो हमारे पास में सिरिंज में 10 ml सिरिंज लोड है डिस्टल वाटर की। क्लियर है? अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप इस जगह पे देखना है। जब मैं इसके अंदर ये पुश करूंगा, डिस्टल वाटर पुश करूंगा, तो आपको देखना है इस ब्लैडर वाले पोर्शन पे। ठीक है? तो मैंने अब इसको पुश करना शुरू किया है इसके अंदर डिस्टल वाटर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर का बलून है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो गया है। क्लियर है? तो ये इन्फ्लेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ से ये बलून इन्फ्लेट हो गया। तो अब हम सिरिंज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्ट करेंगे तो एयर इसके पास वापस नहीं आएगी। तो अभी जो प्रोसीजर हुआ है, ये प्रोसीजर हुआ है कि इस बलून पोर्ट से पूरी एयर गई है इस बलून के अंदर। अब बलून का क्या पर्पज है, बलून का एक पर्पज है, जैसे हम ब्लैडर में हमने कैथेटर को इंसर्ट किया है, अब ये पूरी तरह से अब एंट्री ब्लॉक कर दी है। ये यूरिथ्रा था, जो यूरिन इसके थ्रू आ रहा था वो इसके थ्रू अब नहीं आएगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। एक तो ये पर्पज है। दूसरा पर्पज है ये बलून अब इस कैथेटर को बाहर की तरफ को आउट नहीं आने देगा। तो जनरली ऐसा होता है कि जो सीजर वाले क्लाइंट होते हैं या फिर हाइपर एक्टिव क्लाइंट होते हैं वो कैथेटर को बाहर की तरफ को पुल आउट करते हैं, खींचते हैं। तो वो क्लाइंट के लिए सेफ्टी का एक पर्पज है इसका। तो बलून क्या करेगा, इस कैथेटर को बाहर की तरफ आने नहीं देगा। क्लियर है? तो अभी हमने बात की थी कि डिस्टल वाटर इंसर्ट करना है, सोडियम क्लोराइड नहीं इंसर्ट करना है। उसका पर्पस क्या है,
देखो सोडियम क्लोराइड आपस में क्रिस्टलाइज हो जाता है जब इसको लॉन्ग टाइम के लिए इंसर्ट करते हैं। क्रिस्टलाइज होने के बाद में एक तो चांसेस होंगे कि ये इसकी वॉल पे डिपॉजिट हो सकता है, बलून की इनसाइड वॉल पे। तो अगर इनसाइड वॉल पे डिपॉजिट होगा तो जब हम अगर इसे बाहर निकालना होगा, डिफ्लेट करना होगा, तो जनरली डिफ्लेट नहीं होगा। एक ये पर्पज है। दूसरा पर्पज है कि अगर ये डिफ्लेट नहीं होगा, बाई चांस अगर ये बलून रप्चर हो गया, तो बलून रप्चर हो गया तो क्या होगा, यूरिन के कंटिन्यू बाहर की तरफ को ड्रेन आउट होने के चांसेस रहेंगे। एक पर्पज ये है कि अगर सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टलाइज बना है सॉल्यूशन, वो क्या कर सकता है, ब्लैडर की इनर वॉल पे जाके रप्चर कर सकता है, और रप्चर करने के बाद में ब्लीडिंग कर सकता है। तो इसलिए हमें सोडियम क्लोराइड या फिर NS इंसर्ट नहीं करना है। क्या इंसर्ट करना है, डिस्टल वाटर। दूसरा, तो क्या हम एयर इंसर्ट कर सकते हैं, तो ध्यान ये रखेंगे अगर हमने एयर इंसर्ट की है तो ये एयर इंसर्ट होने के बाद में बलून है, क्योंकि तो बलून ये इधर की तरफ को फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। अगर ये फ्लोट करता रहेगा तो ये ध्यान रखो कि ब्लैडर के अंदर जो भी यूरिन है वो बाहर की तरफ को लीकेज आउट होता रहेगा। तो इसलिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है, हमें इसमें लिक्विड ही डालना है, और लिक्विड भी कौन सा डालना है, डिस्टिल वाटर डालना है। क्लियर है। तो डिस्टिल वाटर हमें डालना है। तो अब है कि हमने इस बलून पोर्ट से एयर को इन्फ्यूज किया। इन्फ्यूज करने के बाद में जो ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये ओपनिंग है, इन्हीं ओपनिंग से यूरिन बाहर की तरफ को आउट आ जाता है। और आउट किसके थ्रू आता है, यूरिन ड्रेनेज पोर्ट के थ्रू यूरिन बाहर की तरफ को आ जाता है। अब आने के बाद में जैसे ही एश्योर हो जाए कि ब्लैडर में कैथेटर फिक्स है, तो अभी हम इसको फिक्स कर देते हैं। और फिक्स भी कहाँ पे करते हैं, इसको करते हैं इनर अपर थाई पे, मतलब थाई के अपर एरिया में। और अपर एरिया में भी कौन से एरिया में, इनर साइड पे, आउटसाइड नहीं, इनर साइड पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें ध्यान में रखनी है। तो ये तो थी इंस्ट्रक्शन जब हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तब की। अगर बाई चांस हमें इसको रिमूव आउट करना हो, तो रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जो भी ये पोर्ट है बलून पोर्ट, इसमें हम सिरिंज को अटैच करेंगे। अब देखना, जैसे सिरिंज अटैच करेंगे हम, तो हमने अटैच किया, अटैच करने के बाद अपने आप ही ये डिफ्लेट हो गया है। आपने दोबारा से देखा होगा, मैं दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूं आपको। ये सिरिंज जैसी अटैच हमने की, अटैच होने के बाद आप बलून को भी देखना और सिरिंज को भी देखना। तो अटैच होने के बाद ये आप देखो खुद ही अपने आप बलून डिफ्लेट हो गया है। और जैसे ही डिफ्लेट हो जाए, हम क्लाइंट को एजुकेट करेंगे कि अब आपको हल्की ब्रीदिंग लेनी है, डीप ब्रीथ लेनी है, हल्की हल्की सी। और इसी के साथ साथ हमें इसको रोटेट करते हुए बाहर की तरफ को निकाल लेना है। ध्यान रहे कि फोर्सफुली हमें नहीं निकालना, रोटेट करते हुए निकालना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद बलून कंप्लीटली डिफ्लेट आउट ना हुआ हो। तो हम इसको रोटेट कर देते हैं और रिमूव करने के बाद में इस कैथेटर को डिस्कार्ड कर देते हैं। और डिस्कार्ड कहां पे करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट की रेड बीन में, क्योंकि ये एक प्लास्टिक मटेरियल है। तो प्लास्टिक मटेरियल को कहां पे ट्रेन करेंगे हम, रेड बायोमेडिकल वेस्ट में। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया तो लोकेश धीमान लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।